साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों पिछले हफ्ते हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट की। यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ये जो श्रृंखला शुरुआत हुई है, बहुत ही शानदार श्रृंखला है और हर दिन लोगों को नए नए प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है। नए नए इतने महान कोर लीडर्स का मार्गदर्शन लोगों को मिल रहा है। तो आज के इस हरित संजीवनी के प्रोग्राम में, आज की एपिसोड में एक बिल्कुल ही बेसिक जानकारी देने मैं जा रहा हूँ साथियों, जो हर कोई किसान हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर एक के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि साथियों देखिए, भारत देश ये कृषि प्रधान देश कहलाता है। भारत देश का जो पूरा ग्रामीण भाग है, ग्रामीण भाग में हर आदमी खेती पे निर्भर है। मगर इतना सारा होने के बावजूद भी आज करीबन 57%, 57% से ज़्यादा रोज़गार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आ रहा है। इतना होने के बावजूद भी आज लोग कृषि क्षेत्र की तरफ एक बिजनेस के तौर पे, बिजनेस के हिसाब से देखते नहीं। मेरी बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा होती रहती है। मुझे लोग कहते हैं कि सर हम खेती के प्रोडक्ट पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं या हमें नॉलेज नहीं है। और ये कौन कहता है? जिनके घर में खेती है, जिनके पिताजी दादाजी खेती करते थे, वही लोग ज़्यादातर इस बात का जिक्र करते हैं। मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है। मगर साथियों देखिए, इसका मेन रीज़न क्या है? हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है। खेती के लिए लगने वाला बेसिक नॉलेज हमारे पास ना होने के कारण बहुत जगह पे हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज को लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ज़मीन क्या है, फसल क्या है, फसल को कौन से अन्न तत्व लगते हैं, कौन से खाद लगते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ होता यह है कि प्रोडक्ट की जानकारी ले लेते हैं या प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है और फिर मार्केट में जब जाते हैं हम लोग या किसानों के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता ज़मीन क्या होती है, ज़मीन के प्रकार कितने हैं, ज़मीन का भी फसल के उत्पादन पे कुछ असर होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो साथियों, मैं आज इन्हीं बातों पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ और बहुत आसान तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। तो मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने स्टार्ट करूँगा। साथियों देखिए, ज़मीन हमारी जो सॉइल होती है, हम तो सिर्फ देखते हैं कि भाई ये मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, ऐसा नहीं। मिट्टी के अलग अलग गुणधर्म होते हैं साथियों, उसे सॉइल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो एक एक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, फिजिकल का मतलब है हम खुद। कैसे? अगर आदमी और ज़मीन, आपको आसान तरीके से अगर खेती या ज़मीन को सीखना है तो खुद को देख लो। खुद को अगर आप समझ पाए तो खेती, ज़मीन, फसल, पौधे समझना बहुत आसान है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ज़मीन फिजिकली आपकी फिट है क्या, तंदुरुस्त है क्या? अगर फिजिकली तंदुरुस्त होने के लिए फिर ज़मीन में क्या होना ज़रूरी है? तो देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर दिख रहा है। ये तंदुरुस्त खेती का, तंदुरुस्त मिट्टी का कंपोजिशन है। मिट्टी में क्या होना चाहिए? तो मिट्टी में 45% खनिज तत्व होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते। उसके बाद 25% ज़मीन में हवा का हिस्सा होता है, 25% पानी का हिस्सा होता है, 5% ऑर्गेनिक कार्बन का हिस्सा होता है, ऑर्गेनिक मैटर का हिस्सा होता है। ये स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। अगर ये इस तरीके से ऐसे बैलेंस रहे तो ज़मीन कैसे फिट रहेगी? सेम आदमी के जैसे, मैंने पहले ही कहा आपको। देखिए, जैसे आदमी अगर फिजिकली फिट रहा तो उसका संतुलित वृद्धि, संतुलित ग्रोथ अगर आदमी का रहा तो फिजिकली फिट होता है, तो उसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, वो काम ज़्यादा कर सकता है, जो उसका स्टेमिना ज़्यादा देर तक चलता है।
अगर वो फिजिकली अनफिट रहा तो उसका उतना स्टैमिना रहेगा नहीं। अब देखिए ये भाई साहब है, तो ये अगर देखेंगे आप तो ये फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि इनकी असंतुलित ग्रोथ हुई है। ये इनको कहेंगे कि कोई संतुलित ग्रोथ है, बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमारे ज़मीन में जो आज हवा का हिस्सा है 25% तक, 25% तक पानी का हिस्सा है, 5% ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सारा चीज़ें अगर देखोगे तो ये बिल्कुल अपोजिट हो रही है। ज़्यादातर जो 45% अघुलनशील तत्वों से सॉलिड इससे बना हुआ हिस्सा है, वो आज करीबन लगभग 75% तक चला गया। तो क्या हुआ है, ज़मीन में फिजिकली फिट हमारी ज़मीन रही नहीं है। इसलिए अभी बहुत बड़े पैमाने पे आज चल रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से कि आपकी ज़मीन की हेल्थ कैसी है, पहले वो देख लो। तो ज़मीन हर गुणधर्म से अगर फिट रहेगी तो ज़मीन की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आप देखोगे तो ये फिजिकली प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, फिजिकली ज़मीन फिट है क्या नहीं, आपकी फिट होनी चाहिए। मगर आज ज़मीन मैक्सिमम ज़मीनें फिजिकली फिट नहीं हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। थोड़ा सा आगे निकलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो मैंने पहले ही कहा आपको, बिल्कुल आदमी के जैसा है। जैसे आदमी अगर फिजिकली फिट रहा तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसकी क्षमता अच्छी होती है। वैसे ज़मीन अगर हमारी फिजिकली फिट है, ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में अच्छा है, पानी पकड़ने की क्षमता ज़मीन में अच्छी है, नमी ज़्यादा बनी रहती है, फिर उस हिसाब से ज़मीन फिजिकली फिट रहती है। अब केमिकली प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, जैसे आदमी फिजिकली फिट है, ये तो ऊपर से दिखता है, फिजिकली फिट है क्या नहीं ये आपको ऊपर से सामने से दिखेगा, मगर वो केमिकली उसका प्रोफाइल क्या है वो अगर आपको देखना है तो आपको उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करने के बाद फिर पता चलता है कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, बाकी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, क्या कितना है। तो वैसे ज़मीन में भी होता है। ज़मीन की जब आप मिट्टी का परीक्षण करोगे तो हमें पता चलेगा कि ज़मीन में हमारी केमिकली ज़मीन हमारी फिट है क्या नहीं। तो ज़मीन का सबसे महत्वपूर्ण होता है पीएच, सामू। ज़मीन का सामू कितना है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, 1% है क्या, उससे कम है क्या, 0.25 है, 0.6 है, 0.4 है। तो वो जितना कम रहेगा उतनी ज़मीन का इम्बैलेंस हो जाएगा, केमिकली इम्बैलेंस हो जाएगा। केमिकली इम्बैलेंस अगर हो जाए तो ज़मीन की ऑटोमेटिक, अगर आपकी केमिकल प्रोफाइल अगर बिगड़ जाए केमिकल प्रोफाइल अगर बिगड़ जाए तो फिजिकली प्रोफाइल भी आपका बिगड़ेगा, फिजिकली फिटनेस भी बिगड़ेगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है उसे देखा जाता है। फिर ज़मीन में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, सूक्ष्म अन्न तत्व है, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये अन्न तत्वों का काम क्या है, ये अन्न तत्व फसलों के काम में आते हैं। ये फसलों को ज़मीन से मिलते हैं। साथियों वैसे जैसे ही हमारे शरीर का अगर आप खून की जांच करोगे तो हमारे शरीर में भी सोडियम की मात्रा होती है, पोटेशियम की मात्रा है, मैग्नीशियम की मात्रा है, कई सारी चीज़ों की वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स की मात्रा है, वो हमारे शरीर को लगते हैं। वैसे हमारी ज़मीन का जो केमिकल प्रोफाइल है, ज़मीन में जो अन्न तत्व है, ये फसलों को लगते हैं। तो वो कितनी मात्रा में है, अगर कम मात्रा में है तो फसल की उतनी उत्पादन क्षमता नहीं रहेगी। यानी कि हमारी ज़मीन केमिकली कितनी फिट है वो आप देख सकते। इसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, अगर आप देखोगे आपके ज़मीन का पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइडियल जो पीएच माना जाता है, अच्छा पीएच जो माना जाता है, वो 6.5 to 7.5 तक माना जाता है। अगर यहाँ देखोगे आप तो आपके समझ में आएगा 6.5 या 7.5 तक अगर आपके ज़मीन का पीएच है तो ज़मीन से फसलों को जो अन्न तत्व मिलते हैं, अलग अलग तरह के जो अन्न तत्व, 16 प्रकार के जो अन्न तत्व मिलते हैं, वो फसलों को आसानी से मिल सकते हैं। मगर अगर आपके ज़मीन का पीएच 6.5 के नीचे आ गया, यानी कि वो एसिडिक हो गई, एसिडिक अगर हो जाए तो फिर उसमें जो हम लोग अन्न तत्व ज़मीन में देते हैं
न्यूट्रिएंट्स जमीन में जाते हैं तो वो किसी न किसी के साथ संयोग स्वरूप में चले जाते हैं। संयुक्त, जैसे फेरस फॉस्फेट, ये जैसे संयुक्त स्वरूप में चला गया है, ये संयुक्त स्वरूप में चला गया है, तो ये क्या हुआ है, देखिए अगर आप देखोगे तो लॉकअप में चला गया है, ये अनडिजॉल्व सॉल्वेंट तैयार हो जाते हैं, फिर ये फसल को आसानी से नहीं मिल पाती। यानी कि हम फसलों को अन्न तत्व तो दे रहे हैं मगर वो फसलों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन की केमिकल प्रोफाइल गड़बड़ा गया है, पीएच कम हो गया है। अगर बढ़ जाए 7.5 के ऊपर चला जाए तो भी यही स्थिति निर्माण होती है कि उसमें से कुछ जो मूल तत्व है वो संयुक्त स्वरूप में चले जाते हैं, और संयुक्त स्वरूप में चले जाने के कारण फिर वो फसलों को आसानी से नहीं मिल पाते। तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है, हमें एक्सेस फर्टिगेशन करना पड़ता है। हम ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो साथियों देखिए, एक एक चीज़, हर चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि हर गुणधर्म को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल फिटनेस अच्छा रहा तो केमिकल फिटनेस भी अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोफाइल, बायोलॉजिकल जैविक गुणधर्म, आपके ज़मीन में जैविक गुणधर्म कितने हैं, कैसे है। जैविक गुणधर्म कौन से होते हैं, जीवाणु। आपके शरीर में ये एक छोटा सा पिक्चर आप यहाँ देखोगे तो छोटे छोटे जीवाणु हमारे ज़मीन में मित्र जीवाणु होते हैं। ये हमारे सही में ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले जीवाणु होते हैं। मगर हुआ क्या है, सालों से ज़मीन में भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल, भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी ज़मीनों की ये जो जीव सृष्टि है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जैसे जीव सृष्टि कम हो रही है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोफाइल, जैविक गुणधर्म जमीन के धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और जैसे ही जैविक गुणधर्म कम हो रहे तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अब देखिए, ये जीव जीवाणुओं का काम क्या है, एकदम सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे आदमी की डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, मैंने पहले से ही कहा आपको कि सॉइल को भी अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको आदमी को स्वयं को देखना है। बहुत आसान है। हम फिजिकली फिट है, ओके, हमारी इफिशियंसी अच्छी है। केमिकली हमारे ब्लड की जांच करा ली हमने, हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है, हमारा यूरिक एसिड ठीक है, हमारी सारे कोई विटामिन की कमतरता नहीं, हमारे B12 हो, विटामिन C हो, विटामिन D हो, सारे बैलेंस में है, तो हमारा केमिकल प्रोफाइल भी ठीक है। और फिर बायोलॉजिकल प्रोफाइल, हमारे शरीर का भी बायोलॉजिकल प्रोफाइल होता है साथियों। कैसे, हम जो खाना खाते हैं, इसलिए मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई। हम जो खाना खाते हैं वो खाना शरीर में जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, उसकी पचन अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पेट की सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर हमारे पेट में जो जीव जंतु होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो अगर अच्छे रहे तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेंगी। वैसे ज़मीन में हम जो केर कचरा पड़ा रहता है या हम लोग खाद ज़मीन में डालते रहते हैं, ज़मीन में जो डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है, सड़ाने कुजाने की क्रिया जो होती है, वो ये जीवाणुओं की वजह से होती है। तो जैसे ही ज़मीन में जीवाणुओं की संख्या अच्छी रहेगी तो ज़मीन में डिकम्पोजिशन की क्रिया अच्छी रहेगी, सड़ाने कुजाने की क्रिया अच्छी रहेगी। जब जैसे हम फसल निकाल लेते हैं तो फसल के बाद जो केर कचरा ज़मीन में बचता है उसे सड़ाने कुजाने का काम होता है। तो उससे क्या होता है, ज़मीन की फर्टाइल सॉइल, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। यानी कि जो हम लोग ज़मीन में खाद दे रहे हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, फसलों को मिलने में आसानी हो जाती है। जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छी रहेगी, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारी शरीर को जो अन्न तत्व चाहिए वो शरीर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होने के कारण। वैसे ज़मीन में अगर ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रोफाइल अच्छी रहेगी, जीव जीवाणु अच्छे रहेंगे तो ज़मीन की डिकम्पोजिशन क्रिया अच्छी रहेगी, ज़मीन का पीएच अच्छा रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा रहेगा, यानी कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि ज़मीन से जो 16 प्रकार के अन्न तत्व फसलों को मिलते हैं वो भी मिलने में आसानी होगी। देखो सिंपल है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और जब खाना खाने के बाद हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो शरीर क्या करता है,
अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्रिया अगर अच्छी रहेगी तो सही तरीके से हमारे शरीर को भी न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं, वैसे ही फसलों को भी ज़मीन से अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो साथियों देखिए, ये तीनों गुणधर्म अगर हमारे ज़मीनों में अच्छे रहे तो ज़मीन की फर्टाइल प्रॉपर्टी यानी कि उपजाऊ क्षमता और प्रोडक्टिव उत्पादक क्षमता दोनों अलग है। उपजाऊ और उत्पादक, जमीन उपजाऊ होने के बाद ही उत्पादक बनेगी, अकेली प्रोडक्टिव सॉइल नहीं रहेगी। तो साथियों ये तीनों बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट भी होनी चाहिए, केमिकली फिट भी होनी चाहिए और उसके बायोलॉजिकल फिट भी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आए थे कि सर सॉइल टेस्ट कैसे की जाती है, मिट्टी का परीक्षण कैसे किया जाता है, उसके सैंपल कैसे लिए जाते हैं। बहुत आसान है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एवरेज आपको एक सॉइल टेस्टिंग लैब मिलेगी। अगर आप आपके ज़मीन की मिट्टी का परीक्षण करना चाहते हो तो बहुत आसान है। तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको 1 एकड़ ज़मीन में का सॉइल टेस्ट करना है, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, मैं एक छोटा एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ कि जैसे भाई 1 एकड़ ज़मीन है, इसका आपको सॉइल टेस्ट करना है, मिट्टी का परीक्षण करना है। तो इसको 4 कोने में जाके 4 होल कीजिए, यानी कि 4 पहले डिसाइड कीजिए कहाँ से सैंपल निकालना है। तो 4 कोने के 4 और बीच का 1। तो ये हो गया हमारी अभी लोकेशन फाइनल हो गया, कहाँ से मिट्टी निकालना है। सैंपल हमें टेस्ट करने के लिए मिट्टी का सैंपल देना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से निकालना है। ओके, अब लोकेशन फाइनल हो गया। उसके बाद वहाँ पर एक वी शेप टाइप का गड्ढा कीजिए। करीबन ये गड्ढे की डेप्थ जो है वो 10 से 12 इंच होनी चाहिए, 10 से 12 इंच होनी चाहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 इंच ऐसे कीजिए। इसको वी शेप टाइप लेके जाइए और उस गड्ढे को करिए 5 गड्ढे करने आपको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और वो वहाँ की मिट्टी एक साथ निकाल लीजिए। समझिए एक साथ 5 जगह की मिट्टी एक साथ निकाल लिया और इसको एक जैसे आपने मिला लिया। उसमें से जो बड़े बड़े छोटे जो मिट्टी के पत्थर वगैरह होते हैं, केर कचरा अगर आया है तो उसे निकाल दीजिए, थोड़ा साफ़ सुथरा कर लीजिए। फिर उसके 4 पार्ट कर लीजिए, 4 हिस्से कर लीजिए। उसमें से एक हिस्सा लीजिए, उसमें से एक हिस्सा लेके फिर उसको और ठीक तरह से साफ कर लो। फिर उसमें से और बारीक 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 पत्थर वगैरह है उसे निकाल दो। उसके 2-3 हिस्से कर लो। उसके फिर से समझो 4 हिस्से, आप सेम 4 हिस्से कर लो। उसमें से एक हिस्सा लेना है, उसमें से एक हिस्सा लिया और फिर उस हिस्से को बिल्कुल आराम से, जैसे आप हम लोग नम आटा लेके आते हैं, आटे को छानते हैं, वैसे मिट्टी को छान के बिल्कुल उसको बारीक बनाना है पाउडर के जैसे। लास्ट में जो बचता है वो लेके और करीबन आधा किलो मिट्टी आप पॉलीथीन की बैग में, जैसे भी जहां आप सुरक्षित स्टोर कर सके वहां लेके आपको लैब में टेस्टिंग के लिए देना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है। तो ये सब ऐसे छोटी छोटी फिगर के माध्यम से आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है, एकदम आसान तरीके से। मैंने इसलिए पहले कहा आपको कि आज का जो हमारा प्रयास है वो किसानों को या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को खेती के बारे में बेसिक जानकारी देने का। तो बेसिक जानकारी जब तक हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सेल्स में भी बहुत काम में आती है और खुद अगर आप खेती कर रहे हो तो आपके खेती में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग खेती बिजनेस के तौर पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीवन जीने के लिए कुछ साधन चाहिए, माध्यम चाहिए, उसके लिए पेट भरने के लिए खेती कर रहे हैं। मगर उसे ही, क्योंकि आज समय आ चुका है सर, आज समय आ चुका है भारत देश में, आज पूरे विश्व में, भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में कोरोना के ये बहुत बड़ा प्रकोप हुआ है और कई करोड़ों लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। कई लोगों के रोजगार चले गए हैं। अभी 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोजगार चला गया है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग गांव की तरफ विस्थापित हुए हैं। और साथियों ये कोई नया संकट नहीं है। आने वाले दिनों में आप एक बात ध्यान में रखना, आने वाले दिनों में 90% बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो मैनलेस इंडस्ट्री होने वाली है। कि वहाँ पर जहाँ आज 200, 500, 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ आने वाले दिनों में 10 ही मजदूर काम करेंगे। तो साथियों
देखिए आने वाले दिनों में मैनलेस इंडस्ट्री की तरफ पूरा विश्व जा रहा है अभी, और उसके लिए तो बड़ा कारण मिल गया अभी कोरोना का। सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी ही पड़ेगी। तो फिर इतने जो आबादी है उनको एकमात्र ऐसा सेक्टर है खेती का, एग्रीकल्चर का, जो रोजगार दे सकता है या हमारे उपजीविका का बहुत अच्छा साधन हो सकता है, मगर हम उसे बिजनेस के तौर पे अगर देखेंगे तो, और उसे हमारे बिजनेस के तौर पे अगर देखना है तो ये बेसिक जानकारी, ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा अभ्यास हमारा होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको सॉइल के बारे में आज एक छोटा सा विस्तृत जानकारी दी है। उसके बाद हम सोचते हैं फिर प्लांट के बारे में, फसल क्या होती है। हम चलते हैं, रास्ते से चलते हैं, खेत में जाते हैं, फसल तो दिखती है हमें, मतलब फसल क्या, जैसे कोई बीज लगा दिया ज़मीन से, फिर फसल उग गई, फिर उसको फूल लग गए, फल लग गए, हो गया काम। बिल्कुल नहीं। फसल की स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। फसल क्या होती है, फसल में स्थित्यंतर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, फसल की ग्रोथ कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, ज़मीन में बीज लगाते हैं, यानी कि जन्म अवस्था। हम हरित संजीवनी में सबको बताते हैं कि फसल की अवस्था जो होती है सेम आदमी के जैसे होती है। जन्म अवस्था होती है, फिर बचपन अवस्था है, यौवन अवस्था है, और मैच्योरिटी है। ये फसलों की अवस्था होती है। तो बिल्कुल आप देखिए, जैसे जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर फसल वेजिटेटिव स्टेज में आती है, वेजिटेटिव बढ़ने के ग्रोथ में, उसे हम बचपन के, जन्म होने के बाद कौन सी अवस्था में आती है, बचपन अवस्था में आती है। तो जब दोनों तरफ ग्रोथ होती है फसल की, दो तरफ, एक जमीन में ग्रोथ होती है और दूसरी ऊपर की ग्रोथ होती है। ऊपर की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जमीन की ग्रोथ का मतलब क्या है, फसल में रूट की डेवलपमेंट होती है, जड़ों की वृद्धि होती है। अगर जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी तो ही वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी। सिर्फ ऐसे कभी नहीं होगा कि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी है और जड़ों की वृद्धि बिल्कुल नहीं है, दो जड़ें लगे हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, बिल्कुल नहीं। जड़ों की वृद्धि अगर अच्छी होगी तो ही वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी। इसलिए जन्म अवस्था पे हमने काम किया है स्टेज नंबर 1 के माध्यम से। धीरे से वेजिटेटिव ग्रोथ से कौन सी अवस्था में आती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि प्रजनन अवस्था, फसल की प्रजनन अवस्था, यानी कि यौवन अवस्था। क्योंकि यौवन अवस्था में ही प्रजनन होना शुरुआत होता है, फूल लगते हैं, यानी कि फसल कुछ उत्पादन देने वाली है। और जब फिर प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से रिपाइनिंग स्टेज, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज, फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फिर उसका जन्म हो जाता है, तो इसे मैच्योर हो जाती है। तो ऐसे ये फसल के अलग अलग स्टेजेस होती है, मगर इसमें दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, दोनों तरफ महत्वपूर्ण है। कौन से, जमीन में भी फसल की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, और जमीन में फसल की ग्रोथ अच्छी होने के लिए जमीन की उपजाऊ होना, जमीन का प्रोडक्टिव होना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो सिर्फ फसल अच्छी नहीं रह सकती या सिर्फ जमीन अच्छी नहीं रह सकती, दोनों भी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब देखिए, जैसे फसल को मैंने फसल की स्टेजेस आपको बताई। तो अब फसल को क्या क्या लगता है, फसल क्या खाना खाती है, फसल को सही में खाना लगता है क्या नहीं, अगर लगता है तो फसल को कौन सा खाना लगता है, फिर उसमें उसका कार्य क्या होता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करते रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि सर अगर हमने हरित संजीवनी दिया तो बाकी देने की क्या ज़रूरत है। हमने अगर हरित संजीवनी का छिड़काव किया स्टेज नंबर 2, 3, 4 का, तो फिर कीटनाशकों का छिड़काव करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए भाई साहब मैंने पहले ही कहा कि आज मैं बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो फसल का स्ट्रक्चर देखिए, ये फसल है, तो फसल को देखिए, फसल को टोटल 16 टाइप का खाना लगता है, 16 टाइप के अन्न तत्व फसल को लगते हैं। तो इसमें से अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये जो 3 टाइप का जो अन्न तत्व है, 3 टाइप का जो खाना है, ये फसल को मिलता है वायुमंडल से, हवा से, पानी से, सूरज की किरणों से। ये देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये फसलों को हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसको नहीं दे सकते, ये नेचर देता है, वायुमंडल देता है। और फिर हम कौन सा दे रहे हैं, तो अब दे भी क्यों रहे हैं वो भी बात ध्यान से सुनिए। अब देखिए, जैसे मैंने सॉइल का केमिकल, यानी कि मिट्टी का केमिकल प्रोफाइल, रासायनिक प्रोफाइल मैंने आपको दिखाया था कि जमीन में कौन से अन्न तत्व होते हैं।
तो इसमें मुख्य अन्न तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये ज़मीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये ज़मीन में ऑलरेडी अवेलेबल है। मगर अब ये यही अन्न तत्व लगते हैं फसलों के लिए। जैसे फसल की ग्रोथ होने लगती है, फसलों की जड़ों की ग्रोथ होने लगती है, तो क्योंकि फसलों को ये ज़मीन में जो अन्न तत्व है वो जड़ों के माध्यम से मिलते हैं, तो जैसे जड़ों की वृद्धि होने लगेगी तो धीरे धीरे वो फिर हमें लगने वाले अन्न तत्व एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो फिर उनको जितने अन्न तत्व चाहिए उनको उतने मिलने चाहिए। अगर उनको समझो, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप जैसे खाना खा रहे हो, आपको 4 रोटी की भूख है, तो आपको मैं अगर एक ही रोटी दूँ तो आपको और 3 रोटी चाहिए, तो आपका अच्छे तरीके से पेट भरेगा। अगर नहीं मिलेगा तो शायद 1 दिन 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मगर अगर आप साल भर ऐसा करोगे तो आप में कमजोरी आ जाएगी, आप फिर ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही फसलों को अगर उनको जितना अन्न तत्व चाहिए उतने अन्न तत्व अगर ना मिले तो फिर उनकी उत्पादन देने की क्षमता कम हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है, फसल सिर्फ हरी भरी दिखती है मगर उसको फूल ही नहीं लगते, फूल लगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है, फल नहीं लगते, क्योंकि उनको जितने अन्न तत्व जिस रूप में जिस मात्रा में चाहिए उतने अगर नहीं मिले तो फिर उनकी उत्पादन देने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें ये सारे खाद जमीन में भी देने आवश्यक है। तो ये जमीन से फसलों को मिल रहे, इसका माध्यम है जमीन से, इनका माध्यम है वायुमंडल से, ये तीनों का, ये और ये टोटल का माध्यम है जमीन से। अब ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। अब ये अगर फसलों को इतने अन्न तत्व चाहिए, भी इनका रोल क्या है, ये सही में फसलों को ज़रूरी है क्या नहीं है, तो इसका थोड़ा अभ्यास करते हैं। तो थोड़ा फसल का स्ट्रक्चर देखिए। फसल है, ज़मीन से मिलने वाले अन्न तत्व, अब ज़मीन से करीबन 16 टाइप प्रकार के अन्न तत्व मिलते हैं। तो इसमें भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे मुख्य अन्न तत्व, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अब हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है हमारा, यानी कि हमारा मुख्य अन्न तत्व है चावल, रोटी, सब्जी, सबसे ज़्यादा खाते हैं। वैसे फसलों का मुख्य अन्न तत्व है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये फसलों को सबसे ज़्यादा लगने वाला खाना होता है। फिर उससे थोड़ा कम लगता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये होता है। और सबसे कम लगने वाला जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरान, मोलिब्डेनम बहुत कम मात्रा में लगता है, मगर महत्वपूर्ण है, जरूरी है। जैसे हम खाने में चावल, रोटी, सब्जी खाते हैं, फिर थोड़ा सा उससे थोड़ा कम स्वीट डिश खाते हैं, और सबसे कम क्या लगता है हमें, नमक, अचार, हरी मिर्च की चटनी, ये सबसे कम लगता है। नमक तो सबसे कम लगता है। तीखा भी हम लोग जब मिर्च डालते हैं तो वो कोई ऐसे नहीं कि 1 किलो चावल बना लिया 2 किलो मिर्च डाल दी, बिल्कुल नहीं, वो उतनी मात्रा में सूक्ष्म, उसे सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया है। तो सूक्ष्म मात्रा में ही वो हमें ज़रूरी है, टेस्ट के लिए ज़रूरी है। मगर एक बात ध्यान में रखना, खाना कितना भी स्वादिष्ट बना लो आप, उसमें अगर नमक ना रहे तो उसका स्वाद बिल्कुल जमेगा नहीं। कितना भी सेफ बनाने वाला खानसामा अच्छा हो, कितना भी माहिर हो, मगर अगर वो खाने में नमक नहीं डालेगा तो उसको वो स्वाद नहीं मिलेगा। अतः वैसे ही फसलों को हर अन्न तत्व की ज़रूरत है। तो क्या क्या है, छोटे से बिल्कुल कम समय में मैं समझाता हूँ आपको। जैसे नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लगता है। नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन का काम है फसल की ग्रोथ करना, फसल की ग्रोथ करना, उसे वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आता है। नाइट्रोजन की सिवा ग्रोथ हो ही नहीं सकती। फास्फोरस की क्या जरूरी है, फास्फोरस की जरूरी है, जड़ों की ग्रोथ होनी चाहिए, जड़ों में वृद्धि होगी तो जमीन से खाना मिलेगा, जमीन से खाना मिलेगा तो वृद्धि होगी। और फलों के विकास में, यानी कि फसल के शुरू से लास्ट तक नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती ही है। और पौधों को सशक्त रखने में और पौधों को परिपक्व करने में, जैसे मैच्योरिटी अवस्था होती है, फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है और फल पकने लगते हैं, यानी कि पौधों के परिपक्व अवस्था में पोटेशियम की जरूरत होती है। यानी कि फसल के तीनों भी अवस्था में, जैसे बचपन अवस्था से लेके
परिपक्व अवस्था तक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस ये बचपन अवस्था में भी लगता है और यौवन अवस्था में भी लगता है और मैच्योरिटी अवस्था में भी लगता है। अगर आप इसको थोड़ा सा आसान तरीके से देखोगे तो इसी क्रम में लगता है NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। सबसे पहले फसल को लगेगा नाइट्रोजन, उसके बाद लगेगा फास्फोरस, उसके बाद लगेगा पोटेशियम। आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप। तो साथियों, उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट मुख्य NPK से थोड़े कम लगते हैं मगर बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम का काम क्या है, पेशिकाओं, जब फसल के जो सेल वॉल होते हैं उन सेल वॉल को मजबूत बनाने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, मसल होते हैं। मसल अगर मजबूत रहे तो आदमी फिट रहता है, ताकतवर रहता है। वैसे फसल की सेल वॉल अगर अच्छी रही तो फसल ताकतवर रहेगी, फसल पर डिसीज का अटैक कम होगा। उसके बाद मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का मुख्य रोल क्या है, जब फसल में हरित द्रव्य क्लोरोफिल की निर्मित बढ़ाने में काम करता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, पत्ते हरे भरे दिखना, और क्लोरोफिल अगर ज़्यादा रहा तो फिर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर अच्छी होती है तो फसल में खाना ज़्यादा बनता है, यानी कि खाद ज़्यादा बनता है। तो साथियों, ये हर एक अन्न तत्व फसल में अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। उसके बाद सल्फर है। सल्फर का काम क्या है, देखिए, जमीन से जो पोषक तत्व फसल को मिलते हैं, जमीन से जो पोषक तत्व जमीन से मिलते फसल को मिलते हैं, वो देने में सल्फर का रोल होता है। वो देने में फसल को आसानी से मिलने लगते हैं। उसके बाद सल्फर, सल्फर को गंधक भी कहते हैं। देखो, उसके नाम में ही है गंध, गंध यानी सुगंध, अरोमा। तो सल्फर का मेन रोल है, गंध, सुगंध को बढ़ाता है। जैसे अब धान की फसल लगाते हैं हम लोग। धान की खेती में जब आप जाओगे एक 20, 25, 40 दिनों के बाद, जैसे धान ऊपर ऊपर आने लगती है तो एक अलग सुगंध आने लगता है। तो इसमें मेन रोल सल्फर का है। फूलों में सुगंध आता है, इसमें मेन रोल सल्फर का है, क्योंकि उसका काम ही है अरोमा को बढ़ाना, सुगंध को बढ़ाना। तो इसका मेन काम सल्फर का है। झिंक, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में लगते हैं। ये सूक्ष्म अन्न तत्व बहुत कम मात्रा में लगते हैं मगर फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको नमक बताया कि नमक ज़रूरी है, कितना भी क्यों अच्छा आप बना लो, खाना बना लो, नमक नहीं रहेगा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे अब झिंक का काम क्या है, जैसे देखो, फसल के शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स बनते हैं। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, CPU है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीजन है। तो ये हार्मोन हर स्टेज में अलग अलग काम करते हैं और ये फसल के शरीर में स्वयं निर्मित होते हैं। तो ये जैसे झिंक का जो काम है वो फसल में ऑक्सीजन, ये जो हार्मोन है, इसको इसकी निर्मित में मदद करता है। और झिंक का और काम क्या है, फसल की संतुलित वृद्धि होती है। फसल की एबनॉर्मल वृद्धि नहीं होने देगा, फसल की अवास्तव वृद्धि नहीं होने देगा। एक आध बार क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा हो जाए तो फसल सिर्फ बढ़ने लगती है, और फसल की अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो फिर फसल की उत्पादन देने की क्षमता कम हो जाती है। तो फसल की संतुलित वृद्धि में भी झिंक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। आयरन का क्या रोल है, आयरन का रोल है क्लोरोफिल की निर्मित में महत्वपूर्ण काम आयरन का होता है। फलों में बहुत अच्छा काम होता है आयरन का। कॉपर, अब देखो कॉपर का काम क्या है, बहुत कम मात्रा में लगता है मगर कॉपर का काम है फसल के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कॉपर की मात्रा अगर कम हो जाए तो फसल में बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। एक्चुअल बहुत सारी बीमारियां ये कुछ अन्न तत्वों की कमी की वजह से आती है। तो जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमारे पहले भी आज भी कई सारे घरों में रात को तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और सुबह उठ के पीते हैं। क्यों?
क्योंकि कॉपर में एक शक्ति होती है जो आदमी के शरीर में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वैसे कॉपर फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। मैंगनीज, मैंगनीज का महत्वपूर्ण काम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तेजी से बढ़ाने में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल है मैंगनीज का। बोरान के कोशिकाओं के विभाजन में बहुत बड़ा काम करता है, यानी कि फसल में जो ब्रांचेस, देखो कोशिका यानी सेल वॉल, कोशिकाएं जब तक विभाजन नहीं होगा तो फसल की ग्रोथ नहीं होगी, फसल को ज़्यादा ब्रांचेस शाखाएं नहीं लगेंगी। तो कोशिकाओं का विभाजन करने में यानी कि फसल की ब्रांचेस में बोरान का बहुत बड़ा रोल है। प्रजनन वृद्धि बोरान की वजह से बढ़ती है, यानी कि यौवन अवस्था में, जैसे प्रजनन अवस्था कब आती है, यौवन अवस्था में आती है, तो उस समय उसकी प्रजनन वृद्धि को अगर बढ़ाना है तो बोरान की महत्वपूर्ण रोल है। परागन में बहुत बड़ा रोल है। कभी कभार क्या होता है, कई सारे लोगों का कंप्लेंट होता है, सर हमारे फसल में फूल तो लग गए मगर फलों में रूपांतरित नहीं हो रहे हैं। अब फूल, मादा फूल होते हैं और नर फूल होते हैं, मेल और फीमेल, जब तक इनका मिलन नहीं होगा तब तक फलों में उसका रूपांतरण नहीं होगा। उसको परागन बोलते हैं, पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन क्रिया भी बोरान की वजह से बहुत तेज़ी से होती है। बोरान का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और फ्रूट डेवलपमेंट में बोरान का बड़ा रोल है। मॉलिब्डेनम बहुत कम मात्रा में लगता है, मगर मॉलिब्डेनम का रोल क्या है, फसल में नाइट्रोजन के, अब नाइट्रोजन तो मिल रहा है फसल को, मगर देखो फसल में नाइट्रोजन जैसे कि तैसे नहीं लगता। नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है प्रोटीन में, प्रोटीन का कन्वर्जन होता है वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में। तो ये मॉलिब्डेनम का मुख्य काम है फसल में नाइट्रोजन को प्रोटीन में रूपांतरित करने का, यानी कि एक्चुअल उसे मुख्य खाद बना के देने का। तो साथियों, ये हर अलग अलग जो अन्न तत्व हम लोग दे रहे हैं जमीन से फसलों को, उसके अलग अलग रोल है। तो हमें ये सोचना जरूरी है कि फसलों को ये हर अन्न तत्वों की बहुत ज़रूरी है। इसके सिवा फसल की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सकती। और अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अच्छी फसल और उत्पादन के लिए क्या करना ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर उत्पादन बढ़ना चाहिए, अच्छे हम क्या करें, हमें टिप्स दीजिए। तो मैं आपको अच्छी फसल और उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अन्न तत्वों का व्यवस्थापन। अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है, तो हमारे शरीर को बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, संतुलित अन्न द्रव्य मिलने चाहिए। तो जैसे हमारे शरीर को संतुलित अन्न द्रव्य मिलने चाहिए, वैसे फसल को भी मिलने चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। तो फिर अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन कैसे होना चाहिए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होनी चाहिए। सभी प्रकार के अन्न तत्व फसल को मिलने चाहिए। सभी प्रकार के अन्न तत्वों के माध्यम से, फर्टिलाइज़र खादों के माध्यम से फसल को अन्न तत्व मिलने चाहिए। तो हम देखेंगे कौन से फर्टिलाइज़र हम फसल को देते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, फिर बायो फर्टिलाइज़र देते हैं, जैविक फर्टिलाइज़र देते हैं। तो ये इसमें एक एक अलग अलग देखेंगे हम लोग। तो जैसे देखिए ऑर्गेनिक केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, रासायनिक खाद है, उसमें स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, सरल फर्टिलाइज़र उसे कहते हैं, सीधे, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही अन्न तत्व है। जैसे फसल को लगने वाले मेन कौन से है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये उसे कहते हैं सरल अन्न तत्व, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है। MOP, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम है उसमें। SOP, सल्फेट ऑफ पोटेशियम है। SSP, सुपर फॉस्फेट, तो उसमें फास्फोरस है। तो ये सिर्फ ज़्यादा लगने वाले हैं, फसल को ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, इसलिए वो स्ट्रेट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। फिर दूसरा प्रकार होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, सम्मिश्र संयुक्त खदे। ये रिएक्शन करके बनाए गए होते हैं,
अब इसका ऑर्डर फॉर्म जो है NPK के हिसाब से होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम के हिसाब से होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है DAP। हम लोग बहुत सारे किसान इसे डाई बोलते हैं, हम डाई लगाया, हमने DAP लगाया। DAP का डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें क्या है 1846। अब इसका क्रम अगर देखोगे आप तो NPK तो 18 क्या है नाइट्रोजन, 18% नाइट्रोजन, इसमें 46% क्या है फॉस्फोरस है। ये हो गए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में अलग अलग, तो ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग राज्य के हिसाब से ग्रेड बनाए गए हैं, अलग अलग एरिया के अनुसार ग्रेड बनाए गए हैं। फिर 10 26 26 है। अब इसमें क्या ग्रेड लगाओगे आप 10 26 26 का मतलब क्या है, N 10% है, P 26% है, K 26% है। तो ऐसे अलग अलग 0 52 34 है। तो ये इसमें नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ फॉस्फोरस और पोटेशियम है। 19 19 19 है, तो NPK तीनों भी है। 12 61 में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। तो अलग अलग फसलों के हिसाब से आपको ये कॉम्प्लेक्स खाद बनाए गए हैं, वो हम लोग किस फसलों को देते रहते हैं। फिर मिक्स फर्टिलाइज़र है। कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन करके बनाए जाते हैं, और मिक्स फर्टिलाइज़र क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, पोटेशियम ले लिया और उसको मिक्स करके किसानों तक या जमीन तक देना है। उसमें 12 32 16 है। तो ये भी ऑर्डर फॉर्म वर्ल्ड वाइड, आप कहीं पर भी जाइए अगर ऐसा लिखा है तो ये NPK के हिसाब से ही लिखा रहता है। पूरे दुनिया में एक ही ऑर्डर है। तो साथियों ये हो गए केमिकल फर्टिलाइज़र। ये केमिकल फर्टिलाइज़र हम जमीन में फसलों के लिए देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, सेंद्रीय खाद। तो सेंद्रीय खादों में क्या क्या आते हैं, हरी घास का खाद बनाते हैं। बहुत सारे लोग ज़मीन में हरी घास लगाते हैं, फिर उसको ही ज़मीन में दबा देते हैं, तो उसका खाद बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, केचुए का खाद होता है। फिर सेंद्रीय खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर, सेंद्रीय खाद अभी बाज़ार में कई प्रकार के खाद मिलने लग गए हैं। काउड मैन्योर्स है, गोबर का खाद जिसे कहते हैं वो। तो उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र है। बायो फर्टिलाइज़र में एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, माइक्रोराइजा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो देखिए मैंने पहले क्या कहा, आपको अन्न तत्वों का व्यवस्थापन अगर करना है तो सभी प्रकार का अन्न तत्व जमीन में देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारा अन्न तत्वों का व्यवस्थापन होता है कि नहीं। हम रोटी भी खाते हैं, कभी राइस भी खा लेते हैं, सब्जियों में अलग अलग सब्जी खाते हैं। अभी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने देखा कि एक आदमी 10 साल से सिर्फ एक ही सब्जी खा रहा है, सिर्फ चावल और टमाटर खा रहा है, बाकी उसने ज़िंदगी में दूसरा कुछ भी नहीं खाया? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करेगा तो शरीर का बैलेंस नहीं रहेगा। एक सब्जी आप ज़्यादा दिन नहीं खा सकते। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, सार्वभौम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसलिए हम लोग अलग अलग अन्न तत्व लेते हैं साथियों, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे पौधों के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, फसल को जो हम पानी देते हैं उसका मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए। कब पानी देना है, कितना देना है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए। डिसीज मैनेजमेंट, बीमारियों का व्यवस्थापन होना चाहिए। फसल में अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है। कौन सी बीमारी आती है, फफूंद है, बैक्टीरियल है, वायरल है, रूट नोड नेमेटोड है। ये अलग अलग बीमारियाँ फसल में आती है साथियों। जैसे अलग अलग बीमारी आती है तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवा होती है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऐसे कभी होता है क्या, देखिए जैसे अगर हमारा शरीर है, आपको बुखार आए और आप 6 महीने डॉक्टर के पास ही नहीं गए, 6 महीने से बुखार चल रहा है, ऐसे होता है क्या? नहीं। अगर आपको बुखार आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन आप रुकते हो, 2 दिन रुकते हो, तीसरे दिन तो डॉक्टर के पास जाते ही हो। डॉक्टर को कहते, डॉक्टर साहब हम बीमार पड़े हैं, हमें देखिए ज़रा, कुछ दवा दीजिए। साथियों वैसे ही हमारे फसल के ऊपर जब बीमारी आती है तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल लेना ज़रूरी है। अन्यथा बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, आदमी के शरीर में अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? और बीमारी कभी बोल के आती है क्या? नहीं। बीमारी ऐसा नहीं है कि किसी को बुखार आया तो मुझे नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं। कोई भी बीमारी किसी को भी आ सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़, फसल पर 2 टाइप, एक बीमारी आती है और दूसरे कीड़ आते हैं। तो कीड़ों में अलग अलग प्रकार के कीड़े, लीफ ईटिंग कैटरपिलर है, जैसे इस टाइप की पत्तों को खाने वाली इल्ली आ जाती है। फिर फ्रूट शूट ब्रोरर है, ये फलों में लगते हैं या फिर धान में भी लगते हैं। धान की
फसल को खा जाते हैं। उसके बाद सकिंग पेस्ट, ये सबसे ज़्यादा आने वाली कीट है फसल पर, 90% फसल पे आने वाली कीट है सकिंग पेस्ट। ये पत्तों के ऊपर बैठ के पत्तों का जूस पी लेते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक अच्छा उत्पादन लेना है ज़मीन से, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट। ये बेसिक जानकारी आपको होना इसलिए ज़रूरी है। अन्यथा क्या होता है, हम किसी किसान के पास चले जाते हैं और फिर वो कहता है, ये देख लो भाई, मेरी ये ज़मीन है, ये फसल है, ये सब सूख गई है। फिर आप भी क्या कहते हो, अरे यार ये फसल सूख गई। वहाँ से कई सारे लोगों को फ़ोन आते हैं फिर हमारे हरित इंजीनियर टीम को कि सर यह फसल सूखने लग गई, क्या करें। अब आप 1000 किलोमीटर दूर रहते हो, फिर वहाँ से बात आती है कि फसल सूख, तो फसल सूखने का कारण क्या है। तो थोड़ी बेसिक जानकारी अगर आपके पास रही तो आपको प्रोडक्ट बेचने में बहुत आसानी होगी। साथियों, आज जो परिस्थिति आई है, आज स्मार्ट वर्क करने का काम आया हुआ है। और मैं तो ये बहुत, अब ऐसी परिस्थिति में खुश तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे विश्व पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। मगर ये कोरोना ने हमें इतना कुछ सिखाया है साथियों। आज हम लोग बैठ के हर एक को इतना बेसिक और बेहतरीन नॉलेज देने का कार्य यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं। और इसका आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा असर होने वाला है। साथियों, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं धान की फसल की। साथियों, आज प्रोडक्ट की कोई चर्चा नहीं, मैंने सुबह पहले ही बताया आपको। आज का जो एपिसोड है ये सिर्फ बेसिक जानकारी का एपिसोड है। मगर आज अभी खरीफ का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। जब हम प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, सर धान की फसल में कैसे देना है, कपास की फसल में कैसे देना है, सब्जियों में कैसे देना है, फिर भिंडी में कैसे देना है। तो आज हम सिर्फ धान की फसल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि धान की जो फसल है भारत देश में सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में, देखिए अगर इसका परसेंटेज देखोगे आप तो ऐसा कोई राज्य नहीं है, और हर राज्य में मिनिमम 15, 13, 14, 15% धान की फसल लगती है कल्टिवेटेड लैंड में। तो बहुत बड़े पैमाने में विश्व में सबसे ज़्यादा धान की फसल लेने वाला भारत देश है। तो इतनी सारी फसल लगती है, तो इस फसल के बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। धान की फसल लेना है तो कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले धान के पौधे का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, धान के पौधे की स्टेजेस क्या होती है, धान की फसल लगने के बाद कितने दिन में निकल जाती है। 120 दिनों से 140 दिनों तक की धान की फसल की आयु होती है। तो उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती है। देखिए, जैसे ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है, बीज लगाने की प्रोसेस है, फिर उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ आती है। करीबन 35 दिनों तक 35 से 40 दिनों तक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। उसके बाद करीबन 55 दिनों तक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, प्रजनन अवस्था, फूल लगने लगते हैं। और फिर उसके बाद रिपेनिंग स्टेज होती है, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज। फिर जो फूल लगते हैं उसमें दाने भरने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मिल्की यानी कि दूध आने लगता है, फिर उसके बाद दाना बनने लगता है, मैच्योर हो जाता है, तो फसल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है धान के फसल की, कई जगह पे नर्सरियाँ लगाई जाती है। हम लोग पहले नर्सरी में पहले रोप बना लेते हैं और उसके बाद मुख्य खेत में उसको लगाते हैं। तो नर्सरी का बेड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा एक पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया आपको। छोटे छोटे बेड्स बनाते हैं, उसमें फिर रोपा बनाया जाता है, इस तरीके के बेड होते हैं। तो ये नर्सरी के बेड हो गए। करीबन 25 मिनिमम 25 दिन से लेकर 35 दिन तक नर्सरी में हमारे रोप रहते हैं। 25 दिन मिनिमम 25 दिन के बाद वहाँ से निकाल के ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नर्सरी में क्या करना चाहिए, नर्सरी में क्या उसको एक्सेस, आप तो नर्सरी लगा रहे हो मगर अच्छी फसल के लिए, अच्छे रोप बनाने के लिए क्या देना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है। तो अपना रिकमेंडेशन है, अपने जो सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ज़मीन में देने वाला प्रोडक्ट है, 500 ग्राम में अवेलेबल है, वो उसका 1 पाउच और गार्डन गोल्ड के 10 पाउच दे सके। तो इनको मिला के आप 1000 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आप नर्सरी में दे सकते हो।
बहुत शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। और नर्सरी में अगर आपको ये एक रिकमेंडेशन दिया गया है, ये आपने देना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो कीजिए। मैंने ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताई आपको, बता रहा हूँ एकदम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो पर एकड़ 5 किलो यूरिया, अगर आपकी 1 एकड़ की नर्सरी है तो 5 किलो यूरिया आप ज़मीन में नर्सरी में दे सकते हो, ज़्यादा यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो नर्सरी, एक नर्सरी का माध्यम हो गया। फिर नर्सरी से क्या होता है, जैसे मिनिमम 25 दिन से 35 दिन तक आप उसको निकाल के फिर मुख्य खेत में लगाओगे। तो लगाने के भी 2-3 तरीके होते हैं। जैसे लोग रोपा लेके आए और अभी ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो ये रोपा लगा रहे हैं, और अभी थोड़ा प्रगत हो गया है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा खेती होती है तो कितने मजदूर काम करेंगे, तो मशीन आ गए हैं, तो मशीन के माध्यम से भी रोपा लगाने का काम स्टार्ट हो गया है। इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड, यानी कि नर्सरी से पौधे निकाल के हमारे ट्रांसप्लांटेशन करो। कहाँ करोगे, मुख्य खेत में करोगे। तो 15 से ट्रांसप्लांटेशन करते समय क्या देना जरूरी है, ये अगर आप ठीक से लिख लेना, आपके पास पेन होगा ही, नोट डाउन कर सकते हो आप। तो ट्रांसप्लांटेशन करते समय या ट्रांसप्लांटेशन के 15 से 20 दिनों तक, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं आप किसी किसान के पास चले गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, तो नहीं, अब उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 से 20 दिनों तक आप उसको रिकमेंड करिए। सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, हरित संजीवनी का जो अपना बॉक्स आता है उसमें से स्टेज नंबर 1 जमीन वाली ट्रीटमेंट है, जन्म अवस्था वाली ट्रीटमेंट है। तो ये दोनों एक साथ मिला के 500 ग्राम और 250 ग्राम एक साथ मिला के किसी भी खाद के साथ या फिर सूखी मिट्टी के साथ मिला के आप दे सकते हो। 1 एकड़ में देना है। अब धान में पानी का तो सवाल रहता ही नहीं, क्योंकि धान पानी में ही धान आता है, तो उसके बाद पानी तो रहता ही है, तो अपना काम शुरू कर देता है। इस अवस्था में, ट्रांसप्लांटेशन की अवस्था में अगर आप खाद दे ही रहे हैं, हर किसान देता है, हर किसान देता है, मगर उस समय किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या देना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो करीबन उस समय आप 15 केजी यूरिया, 15 किलो यूरिया और 100 केजी सुपर फास्फेट सिंगल स्वरूप में स्ट्रेट फॉर्मेट में 1 एकड़ के लिए आप दे सकते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये देना चाहिए ऐसा नहीं, हर एरिया के अनुसार अलग अलग, ज़मीन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड आपको इसका रिकमेंडेशन किया है। उसके बाद या तो फिर देखो, ये हो गई एक मेथड, ट्रांसप्लांटेशन एक मेथड हो गई। अब कई जगह पे डायरेक्ट बीज लगा देते हैं, सोइंग होती है, बहुत जगह पे अभी डायरेक्ट सोइंग करने लग गए, ज़मीन में डायरेक्ट बीज डाल देते हैं। तो 2 तरीके से, एक तो ऐसे पकड़ के पूरी ज़मीन में फेंक देते हैं, या उसके लिए भी छोटे छोटे मशीन्स आ गए हैं, उसमें मशीन में डाल के ज़मीन में बिजाई करते हैं। तो अगर करना है तो करीबन आप देखो 60 से 60 टू 80 केजी बीज लगता है 1 हेक्टेयर के लिए। 60 करीबन 1 एकड़ के लिए आपका 25 से 30 केजी बीज आएगा 1 एकड़ में डालने के लिए। तो जैसे आप बीज लगाओगे, तो इसका रिकमेंडेशन क्या है, बीज लगाते समय या लगाने के 15 से 20 दिनों तक, बीज लगाते समय या लगाने से 15 से 20 दिनों तक वही आपको रिकमेंडेशन आएगा। सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 250 ग्राम किसी भी खाद के साथ या सूखी मिट्टी के साथ मिला के आप इसे डाल सकते हो, बिल्कुल। और उसी समय आप ज़मीन में खाद देते हो, जो भी दे रहे हो या देना चाहते हो, तो 15 केजी यूरिया और 100 केजी सुपर फास्फेट, दोनों का महत्वपूर्ण रोल है शुरू में, क्योंकि फास्फोरस क्या काम में आता है, जड़ों की वृद्धि में काम में आता है। तो इसलिए शुरू में फास्फोरस की बहुत ज़रूरी होती है। यूरिया की, नाइट्रोजन की ज़रूरी क्यों होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन या बिजाई, सोइंग, ये दोनों भी स्थिति मैंने आपको बता दी। अब फसल उसके बाद कौन सी अवस्था में आएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ में आएगी, यानी कि बचपन अवस्था में होती है, तो उसको ट्रिलिंग लगना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से करीबन एक 15 से 20 दिनों का अंतर होता है। वो जैसे आप बिजाई करोगे तो बिजाई से ये 35 से 40 दिनों का अंतर होता है, 35 से 40। मगर धान में एक समस्या ऐसी है
कि धान में जितने लेट करोगे तो बाद में फिर आपका छिड़काव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अंदर जा नहीं पाते, क्योंकि धान में 55-60 दिनों के बाद उस खेत में जाना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो एवरेज 55-60 दिनों तक ही अपनी सारी ट्रीटमेंट उसे ख़त्म करनी चाहिए। ख़त्म करे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे धान की बुआई करने के 20 से 25 दिनों के बाद देखो, ट्रांसप्लांटेशन के वहाँ से डेट गिननी है। ट्रांसप्लांटेशन अगर आज हुआ है तो उसके 25 दिनों तक, बुआई हुई है तो उसके 25 दिनों तक, कन्फ्यूज़न नहीं करना। आराम से आप अगर किसी किसान के पास जाते हो या आप खुद किसान हो तो आपको उतना तो मालूम है कि आपने भाई नर्सरी से ये पौधे उखाड़ के अपने मुख्य खेत में कब लगाए या हमने बिजाई कब की, इतना तो मालूम है। बस वहाँ से गिनना है, वहाँ से 25 दिनों तक हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 कितना है? 100 ग्राम है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, तो पानी कितना बनेगा आपका? 100 लीटर बनेगा, और उसमें स्प्रेमैक्स 1 ml मिलाना है। मगर अब इसमें कभी कभार क्या होता है, इस अवस्था में 1 लीटर 1 एकड़ में, आपका जो 1 एकड़ खेत होता है तो 100 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कितने लोगों को 50 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, 60 लीटर की ज़रूरत, 70 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 100 ग्राम पाउडर पर्याप्त मात्रा में जितना पानी लगता है उसमें मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। और उसमें स्प्रेमैक्स 85 1 लीटर पानी में 1 ml ये लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है। स्प्रेमैक्स के सारे फायदे आप लोगों को पता है, स्प्रेमैक्स के सिवा धान में छिड़काव करना ही नहीं है, तो ये एक रिकमेंडेशन दिया गया है। उसके बाद इस अवस्था में, क्योंकि अभी देखो ये वेजिटेटिव अवस्था है, बचपन अवस्था है, अब इस अवस्था में फसल को न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लगते हैं, खाना भी ज़्यादा लगता है। तो इस अवस्था में आपको इसमें कॉम्प्लेक्स खाद देने ज़रूरी है। कुछ फिर लोग डाई लगाते हैं, 20-25 दिनों के बाद डीएपी लगाते हैं। देखो आप डीएपी दे सकते हो 10-26 हर एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से ये खाद बदल सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यही देना चाहिए। तो डीएपी दे सकते हो, 10-26-26 दे सकते हो, 20-20-0-13 दे सकते हो। इसमें से कोई भी पर एकड़ में 50 kg देना है। और धान में सबसे महत्वपूर्ण है, झिंक की डिफिशियंसी आती है, धान पीला पीला पड़ने लगता है। नर्सरी में भी धान पीला पड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है, सर हमारे धान पीला पड़ने लग गया है। तो ये मेन कारण है झिंक की डिफिशियंसी का। झिंक जो अन्न तत्व है उसकी कमतरता का ये मुख्य कारण है। तो इस अवस्था में, बचपन अवस्था में, झिंक सल्फेट जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, सूक्ष्म अन्न द्रव्य आते हैं, वो 5 किलो 1 एकड़ में उसका रिकमेंडेशन किया गया है। तो आप इसे दे सकते हो। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी एक अच्छी तंदुरुस्त फसल आने में फ़ायदा होगा। तो आप फिर कहोगे कि सर हम हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ दे रहे, तो इसका काम क्या होगा? फसल की सिस्टम को क्लियर करता है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। क्योंकि आज हमारी ज़मीन की, मैंने अभी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ज़मीन की जो हमारी फिजिकल कंडीशन है, केमिकल कंडीशन है और बायोलॉजिकल कंडीशन है, ये जो बिगड़ी हुई है उसको रिपेयर करने का काम, उसको ठीक करने का काम हम सॉइल हेल्थ स्पेशल और स्टेज नंबर 1 ये दोनों मिला के करते हैं। जब तक वो फिजिकली फिट नहीं होगी, केमिकली फिट नहीं होगी, बायोलॉजिकली फिट नहीं होगी, तो फसल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, फसल की और ज़मीन को ऊर्जा देने वाले प्रोडक्ट है। इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे निकलते हैं, प्रजनन अवस्था, ये आपकी यौवन अवस्था पे आ जाता है। उसके 15 से 20 दिन के बाद की स्टेज है। जैसे फिर समझ में चलना, ये 45 से 50 दिनों की स्टेज है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद 50-55 दिनों तक प्रजनन अवस्था स्टार्ट हो जाती है, फूल लगने लगते हैं। तो इस अवस्था में महत्वपूर्ण क्या है अपना हरित संजीवनी स्टेज नंबर 3, जन्म यौवन अवस्था वाली ट्रीटमेंट। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 3, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 150 ग्राम पाउडर है, 150 लीटर पानी बनेगा, उसमें स्प्रेमैक्स 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाना है, यानी कि 150 लीटर मिलाना है और इसका छिड़काव करना है। ये कब तक होगा आपका? तो
दूसरा स्टेज नंबर 2 का आप छिड़काव करोगे, कब छिड़काव करोगे? ट्रांसप्लांटेशन या बुआई करने के 25 दिनों तक करोगे। तो अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना आप। कभी कभार क्या होता है, जैसे आप एक आध किसान के पास गए, उनके पास आप हरित संजीवनी समझा रहे हो, उन्होंने कहा अरे सर हमारा तो अभी 20 दिन हो गए ट्रांसप्लांटेशन करके। तो आप बिल्कुल दे सकते हो, भाई साहब 20 दिन हो गए हैं, आप एक काम करें अभी हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दो, सॉइल हेल्थ उसके साथ दे दो। अब ट्रांसप्लांटेशन के कितने दिन के बाद स्टेज नंबर 2 देना है? 25 दिन के बाद। आपने उनको एक्चुअल 20 दिन के बाद, 20 दिन हो गए तब प्रोडक्ट दिया है, तो हमने अभी तुरंत स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दिया है और उसके 5 दिन के बाद स्टेज नंबर 2 का छिड़काव कर दिया है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 इसका ऐसा नहीं है कि इसके बाद इतने दिनों में देना है, मगर स्टेज नंबर 2, 3, 4 इनका रिलेशन है। स्टेज नंबर 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्टेज नंबर 1 ये जमीन में देना है और 2, 3, 4 ये छिड़काव करना है, इसलिए उनका रिलेशन है। स्टेज नंबर 2 के छिड़काव के 15 दिन तक, यानी कि 15 दिनों तक अपने को स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करना है और स्प्रे मैक्स ये कंपलसरी है, उसमें देना ही जरूरी है। तो ये यौवन अवस्था वाली ट्रीटमेंट, फूल लगने लगते हैं और इस समय बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है इस ट्रीटमेंट की। तो यौवन अवस्था में जैसे फसल की शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, फसल को अलग अलग अन्न तत्वों की ज़रूरत पड़ने लगती है, कुछ अन्न तत्व डिफिशिएंट हो जाते हैं, तो वो फसल को देने में मदद होती है, तो फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। मैच्योरिटी स्टेज आती है, तो करीबन समझ लो उसके 20 से 25 दिनों के बाद मैच्योरिटी स्टेज होती है। मगर इतने लंबे समय, इतने दूर तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फसल में सिर्फ दूध आने लग जाए तो स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करने के 15 दिन के बाद, यानी कि 25 दिनों तक 2 नंबर का हो जाता है आपका, 25वें दिन में 2 नंबर का, उसके 15 दिन के बाद 3 नंबर का, यानी कि हो गए 40 दिन, और उसके 15 दिन के बाद 4 नंबर का, 55 दिन। क्योंकि बड़ी समस्या ये है कि 55-60 दिनों के बाद धान की फसल में जाना, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है, सर हमारा स्टेज नंबर 4 का तो छिड़काव ही नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए आप इस अवस्था में इतने दिनों को अगर थोड़ा सा प्रमाण में लेके इसका छिड़काव अगर करेंगे और इसका एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो साथियों, ये मैच्योरिटी अवस्था है। स्टेज नंबर 3 के छिड़काव के 15 दिनों तक हमें हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4 का छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके उसके साथ कंपलसरी स्प्रे मैक्स को मिलाना ही है। स्प्रे मैक्स ये कंपलसरी प्रोडक्ट है। अब उसके साथ ये मैच्योरिटी में आप खाद भी देते हो, कुछ लोग खाद देते हैं, तो क्या देना चाहिए उसको, रिकमेंडेशन क्या किया है, तब फसलों को कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको कहा, नाइट्रोजन की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने में आवश्यकता है और पोटेशियम की मैच्योरिटी स्टेज में आवश्यकता है, तो इस दरमियान आपको पोटैश देना आवश्यक है। तो पोटैश 30 kg और यूरिया फिर 20 kg 1 एकड़ के लिए, यानी कि उसकी ग्रोथ भी होगी और मैच्योरिटी भी अच्छी आएगी। इसके लिए ये खाद आप दे सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे निकलते हैं, एक छोटा सा, फसल पर आने वाली बीमारियां कौन सी है। 5 मिनट में सारी सिस्टम खत्म करता हूँ। अभी धान की फसल में आने वाली बीमारियां कौन सी है, तो अलग अलग बीमारी होती है। फफूंद है, बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल बीमारी है, सकिंग पेस्ट है। तो फफूंद में अलग अलग फफूंद आते हैं धान के ऊपर, जैसे ब्लास्ट है, सीड ब्लाइट है, स्टेम रॉट है, फॉल्स स्मूट है। फिर बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, धान रेडिश हो जाता है। फिर टुंगरो नाम का एक वायरल इन्फेक्शन आता है, रस चूषक कीट आते हैं। अब कुछ जो किसान सुन रहे होंगे उनको ऐसे लगेगा कि भाई ये क्या सभी बीमारियां हमारे फसल पे आएगी? बिल्कुल नहीं, सब बीमारी ये आपके फसल पे नहीं आ सकती। ये एरिया वाइज, हर फसल वाइज उसके काम करने के तौर तरीके पे अलग अलग बीमारियां आती है। एक साथ कभी सभी बीमारियां नहीं आ सकती। जैसे एक आदमी है, उसको हार्ट अटैक भी आ गया, ब्लड प्रेशर भी है, कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, बुखार भी आ गया, ऐसे होता है क्या? सभी बीमारी एक आदमी को होती है क्या? नहीं। जैसे सभी प्रकार की बीमारी एक आदमी को नहीं होती, वैसे फसल को भी सभी बीमारियां नहीं होती। ये पूरे भारत देश का अभ्यास करके धान के फसल के ऊपर कौन सी बीमारी आ सकती है ये आपको बताया गया है। तो इसमें अगर ये बीमारी आती है तो क्या करना है और कैसे, छोटा रिकमेंडेशन देने का
प्रयास हमने किया है। तो फफूंद में ब्लास्ट अगर आता है, ब्लास्ट एक जो फफूंद टाइप है, तो जैसे ऐसे रेडिश धब्बे आ जाते हैं, पत्ते ऐसे सूखने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे फसल सूख जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने पास डिफेंड करके प्रोडक्ट है, फंगिस्टैटिक, फफूंद रोधक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। डिफेंड 2 ग्राम लेना है, फिर ट्राई साइक्लोजोल 2 ग्राम, मैंकोजिप 2 ग्राम, और स्प्रेमैक्स ये कंपलसरी है। ये बाजार वाले प्रोडक्ट है, ये बाजार से मिलेंगे आपको। ये केमिकल प्रोडक्ट है, ये अपन बनाते नहीं है, मगर इस बीमारी के लिए ये जरूरी है। ये आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, दे सकते हो। एक्चुअल किसान देते ही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं। किसान का एवरेज रेगुलर प्रैक्टिस है। ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल के लिए नाम आपको इसलिए दिए है कि आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा, आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा, समझ लिया, तो आप जब किसान के पास जाते हो या आप किसान हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छा, ये दिया था, या किसी बीज भांडार वाले ने आपको दिया, अरे हाँ ये प्रोडक्ट है, ये इस फंगस पे चलता है। तो इसमें अगर रैपिड की ज़रूरत है तो रैपिड मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। रस्ट कीटकों का अटैक अगर होगा तो। उसके बाद सीथ ब्लाइट आता है। सीथ ब्लाइट एक फफूंद है, उसमें भी डिफेंड, कार्बन डाइजाइम 1 ग्राम, स्प्रेमैक्स 1 ml, स्प्रेमैक्स 1 ml सभी छिड़काव में कंपलसरी है, बार बार नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वेलेडामाइसिन हेक्साकोनाजोल 2 ml, 1 ml हेक्साकोनाजोल, स्प्रेमैक्स 1 ml, और ज़रूरतों के अनुसार रैपिड लेना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग, देखो बीमारी अगर है तो आपको उसी तरीके की, अलग बीमारी है तो अलग दवा देनी पड़ेगी। हमारे शरीर में बुखार आता है, कभी कभार क्या होता है, बुखार आया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं भाई एक काम करो, पैरासीटामोल ले लो, एक दवा लिख के देता है। फिर 2 दिन के बाद बुखार आया, एक आध बार फिर वो पैरासीटामोल लिख के, तीसरी बार अगर आया तो बोलता है नहीं नहीं अभी ये बुखार कोई अलग है। फिर वो खून की जांच करा लेता है, फिर उसमें मलेरिया है क्या, टाइफाइड है क्या, फ्लू है क्या, तो किस की वजह से ये बुखार आ रहा है उसके ऊपर दवा देनी जरूरी होती है। वैसे फसल के ऊपर जो बीमारी आती है, तो ये फफूंद है मान लिया, मगर फफूंद में कौन सी फफूंद है, तो ये इसको भी देखना जरूरी होता है। तो इसलिए उस हिसाब से हमें अलग अलग छिड़काव करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दवा बना दी और सभी के ऊपर काम कर जाए, बिल्कुल नहीं। जैसे आदमी के लिए एक दवा नहीं है, अलग अलग कई सारी दवाइयाँ हैं, लोग याद भी नहीं कर पाओगे इतनी दवाइयाँ। उसके बाद स्टेम रॉट आता है। स्टेम रॉट बहुत कॉमन बीमारी है, स्टेम रॉट की कॉमन बीमारी है, बहुत एरिया में ये आ रहा है। जैसे ऐसी फसलें नीचे रूट के पास देखोगे ना, ऐसी काली काली हो जाती है और बाद में फिर वहाँ से बिल्कुल टूट जाती है, फसल सूखने लगती है। डिफेंड एक कॉमन है, डिफेंड बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। थायोमेट मिथाइल 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml, ज़रूरतों के अनुसार रैपिड आप इसमें ले सकते हो। फाल स्मूट ये फंगल बीमारी है, फाल स्मूट फंगल बीमारी है, इसमें डिफेंड, मेटालक्सिल, मैंकोजिप और स्प्रेमैक्स मिला के आपको छिड़काव करना है। उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट, ये कॉमन बीमारी है, बैक्टीरियल ब्लाइट ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पत्ते ऐसे रेडिश हो जाते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट आता है ज़्यादातर वो, तो उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और स्प्रेमैक्स 85, और उसके बाद 2 छिड़काव करने पड़ते हैं, डिफेंड और कैप्टन 2 ग्राम, कैप्टन और स्प्रेमैक्स 85 लेके। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये सारी सिफारिश की गई है। तो ये कोई हर जगह पे ऐसी ही होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं, हर एरिया के अनुसार, हर किसान के अनुसार, हर एक के अनुभवों के अनुसार ये अलग अलग हो सकती है। उसके बाद वायरल बीमारी आती है, टुंगरो करके धान में, अभी ये हर जगह पे आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं, शायद एक आधी स्टेट में आते होंगे। और ये जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, ये सब जो स्टडी किया गया है, ये भारत देश के जो अच्छे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनके जो अनुभव है, उनका जो स्टडी है, उनके हिसाब से ये सारी डिसीजन ली गई है, उनके हिसाब से ये सारे रिकमेंडेशन लिए गए हैं। तो ये
वेरी हो सकते हैं। तो टुंग्रो जब उसमें रैपिड डिफेंड, रैपिड 2 ml, डिफेंड 2 ग्राम, मैंकोजीप स्प्रेमैक्स 1 ml, इस तरीके से आप इसे दे सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर, स्प्रेमैक्स 1 लीटर। स्प्रेमैक्स ये कंपलसरी है, हर जगह पे स्प्रेमैक्स को देना जरूरी ही है। तो साथियों ये हुआ वायरल बीमारी। उसके बाद रस चूषक कीट आते हैं। रस चूषक कीटों के लिए तो रैपिड है ही है, 1 लीटर पानी में 2 ml लेके स्प्रेमैक्स के साथ छिड़काव करना है। रस चूषक कीटों का अटैक कई तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद कीट आते हैं, अलग अलग टाइप के कीट आते हैं। कैटरपिलर ये अल्ली आती है, या पैडी हिस्पा आता है, उसमें क्लोरोपायरीफॉस, दोनों में क्लोरोपायरीफॉस स्प्रेमैक्स, इसको आप मिला के दे सकते हो। स्टेम बोरर ये बहुत कॉमन कीट है, ये इंडिया के बहुत जगह पे आता है। स्टेम बोरर क्या है, फसल दिखती तो है मगर ऐसी निकाली तो तुरंत निकल जाती है, क्योंकि वो जड़ों में ही लगता है और फसल को वहीं से काट देता है। तो स्टेम बोरर कॉमन बीमारी है, कॉमन कीटक है ये। तो इमामेक्टिन बेंजाइट 1 ml, नुआन 1 ml और स्प्रेमैक्स 85 1 ml का आप इसको छिड़काव दे सकते हो। अंतर प्रवाही कीटकों के लिए कभी भी ध्यान में रखना, स्टीम बोरर के लिए अंतर प्रवाही अब प्रोडक्ट देना जरूरी है। उसके बाद नेमाटोड ये बहुत कम आता है, मगर अभी साइंटिस्ट लोगों का कहना है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी। कभी कभार क्या होता है, फसलें सूखने लगती है, फसल सूखने लगती है, तो हम सिर्फ ऊपर से देखते हैं कि भाई सर फसल सूख रही है, तो थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए। अगर सूख रही है तो एक आधा पौधा निकाल के देखिए और उसकी जड़ों को थोड़ा सा निरीक्षण कीजिए। ऐसी गांठें अगर आती है तो समझ लेना ये नेमेटोड है। तो गांठ अगर आ गई तो जमीन से अन्न तत्व जो है वो फसल को मिल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वो स्पीड ब्रेकर बन गया है। तो अगर फसल को ऊपर अन्न तत्व नहीं मिलेंगे, फसल को अन्न तत्व नहीं, फसल सूख जाएगी। ये नेमेटोड होता है। तो उसमें एक काम होता है, जैसे कुछ है 2-4 जितने फसलें सूख रही है वो निकाल के अगर बाजू में फेंक दे तो वो डिसीज दूसरे फसल को नहीं लगेगा। या फिर उसके लिए अगर आपको देना है तो ड्रेंचिंग करना पड़ता है। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पैसिलोमाइसिन, गुड़ और छाछ, इसको एक साथ मिला के 200 लीटर पानी में ज़मीन में डालना है, तो उससे थोड़ा आपको अच्छा फायदा होता है। तो साथियों देखिए, ये जो सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं धान की फसल में, ये जो सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, शायद आपने पेन नोट डाउन किया होगा, आपके पास नोटबुक होगा, या तो अभी ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा, तो आप इसको बार बार सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। ये जो सारे खादों के, यानी कि हरित संजीवनी के रिकमेंडेशन छोड़ के खादों के और पेस्टिसाइड के जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये हमारे फील्ड ट्रायल के अनुसार, हम लोग भी आज सालों से ट्रायल्स करते रहते हैं, फील्ड ट्रायलों के अनुसार, हजारों किसानों के अनुभवों के अनुसार और भारत देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के अनुभवों के अनुसार ये रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो ये हर जगह पे यही रहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर जगह पे ज़मीन के अनुसार, वातावरण के अनुसार, किसान कैसे खेती करता है उसके अनुसार ये सब बदल सकते हैं। तो साथियों आज के इस एपिसोड में काफ़ी वक्त हो चुका है। तो साथियों फिर अगले मंडे को ये जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया और हजारों लाखों लोगों तक पहुँचने का एक जरिया निर्माण किया है। साथियों आइए और ज्ञान का भंडार को हर मंडे को लेते हुए अगले मंडे को फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई दिशा के साथ, नई चेतना के साथ। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की आप जानकारी दो। तो आगे से एक एक प्रोडक्ट की जानकारी वाली एपिसोड तैयार हो जाएंगे, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी रहेगी, क्रॉप वाइज जानकारी रहेगी। क्योंकि अभी जैसे धान की जानकारी दी मैंने, क्योंकि खरीफ में अभी धान की बुआई चालू होने वाली है, वैसे अगले एपिसोड में कॉटन की एक श्रृंखला रहेगी, क्योंकि भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली जो फसल है वो कॉटन है। तो साथियों अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से। एक बार आपको जय RCM, जय हरित संजीवनी,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मिट्टी का प्राण है ये, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।